हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम रितिका राठी और हमारे चैनल पे चल रही है सीए फाइनल ऑडिट की एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे एसए 800 सीरीज के स्टैंडर्ड्स। और हमने कवर कर लिया है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 800 लास्ट वीडियो में। अब स्टार्ट करेंगे एसए 805। तो कंटिन्यू करते हैं अपने एसए 805 के साथ। तो इस स्टैंडर्ड का नेम है स्पेशल कंसीडरेशंस ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंट्स और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, नेम से ये पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड नंबर 805 किससे डील करता है। स्पेशल कंसिडरेशंस, या तो इसके अंदर ऑडिट हो रही है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एलिमेंट की, या फिर किसी स्पेसिफिक अकाउंट या आइटम की। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू 4400 में पढ़ा था, उसके अंदर भी स्पेसिफिक आइटम का रिव्यू किया जा रहा था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, SRS 4400 के अंदर हम कभी भी एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करते, वो केवल फैक्ट फाइंडिंग होता है जिसको रिपोर्ट कर दिया जाता है रिव्यू सर्विसेज में। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ उस स्पेसिफिक एलिमेंट की या उस स्पेसिफिक अकाउंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, ऑडिट करवाएंगे। तो ये तो था दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अब हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखो, SE 805 किस किस पे एप्लीकेबल होगा। फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा। और स्पेशल पर्पस से रिलेटेड आपको कोई स्टैंडर्ड याद आ रहा हो तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टैंडर्ड नंबर 800, जो लगता है ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो 805 तो दोनों पे लग रहा है, स्पेशल पर्पस पे भी और जनरल पर्पस पे भी। उसके अलावा 805 कहाँ नहीं लगता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि जब ग्रुप की ऑडिट की जाती है उसके लिए कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है। क्या मतलब है, ग्रुप होता है होल्डिंग और उसके अलावा उसकी कॉम्पोनेंट्स कौन, सब्सिडियरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, उन सब की ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर स्टैंडर्ड 805 एप्लीकेबल नहीं होगा। सो स्टैंडर्ड 805 किस पे एप्लीकेबल होता है, किसी स्पेसिफिक अकाउंट पे, स्पेसिफिक आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इतना तो आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो चीजें बोली कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है वो है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है एक टाइप का एग्जाम्पल है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और अगर आप ओनली P&L की ऑडिट करवा रहे हैं, ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑडिट करवा रहे हैं, ये सब है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंप्लीट कब बन जाता है, जब आप P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स सब की ऑडिट करवाते हैं। तो फर्क समझिए आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके अलावा अब इसमें दिया कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने पढ़ा है 805 किस किस पे लग रहा है, या तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी लगता है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एलिमेंट को उठाते हैं, उसकी ऑडिट करवाते हैं, तब भी लगता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई आइटम पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन सब की अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो वो हो जाएंगी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आपकी इसके अंदर एग्जाम्पल में भी यही लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स या कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब आगे की टॉपिक में है कि कंसीडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, यानी हम हर स्टैंडर्ड से पहले दो चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, प्लान करने से पहले। वैसे ही SE 805 के तहत ऑडिटर को अगर अप्रोच किया जाता है तो उसे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर दिया है SE 200 सीरीज रिक्वायर्स दैट ऑडिटर, यानी कि कौन सा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल कर रहा है एक्सेप्टेंस के बारे में सोचने के लिए। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 200 क्या कहता है कि ऑडिटर को सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को ध्यान में रखते हुए अपनी इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है। देखो, अब उसने ऐसा क्यों बोला कि बाय चांस हमने जिस ऑडिटर को अप्रोच किया है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे ऑडिट करने के लिए, वो वही है जिसको हमने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट करने के लिए बोला है। तो उस ऑडिटर के लिए इजी हो जाता है अपना वर्क परफॉर्म करना। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ऑडिटर इज ऑल्सो एंगेज टू ऑडिट द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर भी उसको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो सिंगल आइटम या स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए उसे ऑडिट करने भेजा है उस पर भी सारे स्टैंडर्ड्स
की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। यानी वो ऐसा नहीं कह सकता कि जब मैंने कंप्लीट सेट की ऑडिट कर दी और कंप्लीट सेट सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है तो ये आइटम भी कर रहा होगा, ऐसा नहीं कह सकता। उसको ये चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी कि क्या उस आइटम के रिस्पेक्ट में भी सभी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके अलावा ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है कि जिस केस में वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहा है, तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में सारे स्टैंडर्ड्स जो कि प्रैक्टिकेबल है, जिनको अप्लाई करना, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ये चीज़ उसको स्पेशली देखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो हर ऑडिटर के लिए है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। और ऑडिटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है? टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स उसको कंप्लाई करना है, अनलेस वो स्टैंडर्ड कंपनी के लिए इररेलेवेंट है या फिर कंडीशनल है और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सेम पॉइंट पार्ट 1 में भी आया था। उसके अलावा क्या चीज़ है, अगर ऑडिटर को लगता है कि उसे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उसका काम हो जाएगा, तो उस केस में वो डिपार्ट कर सकता है अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। एक और केस है जिसके अंदर क्या है, हमने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जिस ऑडिटर को बुलाया वो अलग ऑडिटर है, वो ऑडिटर नहीं है जो हमने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अप्रोच किया गया है। अब जब दोनों ऑडिटर्स अलग अलग होंगे तो जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऑडिटर आया है उसके पास में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो वही ऑडिटर होता जिसको हमने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए बुलाया होता, तो उसने तो सारी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली होगी, एविडेंस ऑब्टेन किए होंगे। पर हमने क्या किया, हमने दूसरे ऑडिटर को अप्रोच किया किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए। तो अब वो जो दूसरा पर्सन आया है उसको एंटिटी को समझना भी पड़ेगा, उसके अलावा उसे फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो यही इसमें लिखा है कि कंप्लायंस करे वो सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, कैसे कैसे फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ऑब्टेन करे। ठीक है। और अगर ऑडिटर को लगता है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट करना या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट करना इम्प्रैक्टिकेबल है, तो उसे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि क्या यहाँ पे किसी और तरह की इंगेजमेंट परफॉर्म की जा सकती है जो प्रैक्टिकेबल हो। ठीक है। और फिर है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं किसकी ऑडिट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या स्पेसिफिक एलिमेंट की। अब इस केस के अंदर कैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज होना चाहिए, तो 2 पॉइंट है आपके। पहला ये कि उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो जो कि एडिकेट डिस्क्लोजर्स हो जिसके अंदर, और मटेरियल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाती हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, उनकी प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हर चीज़ डिस्क्लोज की गई हो और इंटेंडेड यूजर के काम की चीज़ें डिस्क्लोज की गई हो। उसके अलावा अगर कोई मटेरियल चीज़ है तो उसे भी डिस्क्लोज किया गया हो, ताकि जो यूजर्स है उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। और दूसरा, उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क कहाँ से आता है? फ्रेमवर्क अथॉरिटी इस्टेब्लिश करती है। अथॉरिटी यानी कि कोई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी या ऑथराइज्ड है जो इस काम के लिए, वही फ्रेमवर्क सेट करेगा। उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ कुछ नया नहीं था। कैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है? जिसमें प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सब अच्छे से दिए गए हो, और उसके अलावा जिसके अंदर मटेरियल चीज़ों का इफेक्ट दिया गया हो, और जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस पर लगने वाली अथॉरिटी या ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग इंस्टीट्यूशन ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रेजेंट की गई हो। ठीक है। अब फिर आ गई कंसीडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। मैंने आपको शुरू में कहा था 2 कंसीडरेशन होती है, एक तो एक्सेप्ट करने से पहले और दूसरा प्लान और परफॉर्म करने से पहले। तो यहाँ पे प्लान और परफॉर्म करने से पहले क्या क्या देखना है कि आप ऑडिट हर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कॉमन पॉइंट्स है, ये पिछले स्टैंडर्ड में भी यही पॉइंट्स आए थे, यही आपको यहाँ ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी है ऑडिटर को, ये कि अगर वो सेम ऑडिटर ही कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करने के लिए आया है और वही सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के लिए आया है, तो उसको एक चीज़ अलाउड है। क्या है वो एक चीज़? कि जब उसने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट परफॉर्म की होगी, उस दौरान उसे जो एविडेंस मिले हैं वो उन्हीं एविडेंस को यूज करके सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एश्योरेंस दे सकता है। यानी कि वो एविडेंस जो उसे उस टाइम मिले थे वो यूज करना अलाउड है।
और अगर कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटर रिलेटेड आइटम्स है, यानी कोई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स है, वो इससे रिलेट करते हैं, तो उनसे रिगार्डिंग भी प्रोसीजर परफॉर्म कर लो और एविडेंस ऑब्टेन कर लो। और लास्ट में दिया है कि ऑडिटर को मटेरियलिटी लेवल सेट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखेगा कि जब हम ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तब हो सकता है कि मटेरियलिटी लेवल ज़्यादा सेट करना पड़े इन कंपैरिजन टू ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते वक्त या एश्योरेंस ऑब्टेन करते वक्त मटेरियलिटी लेवल लोअर भी हो सकता है, और यही वजह है जिससे एक ऑडिटर को प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म करने हैं उसमें भी डिफरेंस आ सकता है, उनके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में। यानी इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लीट सेट की ऑडिट करते वक्त अलग तरह के प्रोसीजर लगते हैं, अलग तरह से मटेरियलिटी लेवल सेट किया जाता है इन कंपैरिजन टू ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया फॉर्म ऑफ ओपिनियन। यानी कि अब देखो, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा कि SRS 4400 में रिव्यू के टाइम हम एश्योरेंस नहीं देते, ओपिनियन नहीं देते, पर यहाँ आप स्पेसिफिक आइटम पे ओपिनियन भी देंगे, एश्योरेंस भी देंगे। तो क्या है फॉर्म ऑफ ओपिनियन? फॉर्म ऑफ ओपिनियन या ऑडिटर कैसा ओपिनियन देगा, ये कब डिसाइड होगा? शुरू में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करते वक्त, पहली चीज। दूसरी चीज, किस पे डिपेंड करता है कि ओपिनियन कैसा दिया जाए? तो जो कंपनी है उसके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ओपिनियन देते वक्त क्या ध्यान रखा जाता है कि क्या ये एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या, तो आप ओपिनियन कैसे देंगे? इसीलिए किस किस चीज़ पे ओपिनियन डिपेंड कर रहा है? एक तो शुरू में टर्म्स क्या क्या एग्री हुई थी, दूसरी चीज़ उस कंपनी पे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर दिया है कि एज पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 कुछ बातें बताता है। क्या बातें बता रहा है 700 ऐसे बोलता है कि जो फ्रेमवर्क या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ज़रूरी नहीं कि वही फ्रेमवर्क उस पे उसका काम चल जाए ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट को रिपोर्ट या प्रेजेंट करने में। यानी कि दोनों तरह के फ्रेमवर्क अलग अलग हो सकती है। जैसे आप इसमें क्या लाइन दी गई है, द फ्रेमवर्क एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द प्रेजेंटेशन। यानी जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लगने वाला फ्रेमवर्क है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी प्रेजेंटेशन करने में हेल्प करे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। दोनों तरह के फ्रेमवर्क अलग अलग होते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि वेदर द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो ऑडिटर को ओपिनियन देते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो कंप्लीट सेट पे ओपिनियन दे रहा है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहा है, क्योंकि दोनों पे लगने वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग अलग हो सकते हैं। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द ऑडिटर कंसिडरेशन। अब ऑडिटर को जब सब कुछ सही लगता है तो ऑडिटर क्या फ्रेज यूज करता है, ये हमारे पहले भी आया था। क्या यूज करता है? दैट दीज प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, या फिर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये लाइन लिखने से पहले ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहला, जो फ्रेमवर्क यूज हुआ है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने में, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रेजेंट करने में जो फ्रेमवर्क यूज हुआ है, क्या वो ऐसा फ्रेमवर्क तो नहीं जो केवल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही प्रेजेंट करने के काम आता है। इसका मतलब अगर ऐसा फ्रेमवर्क यूज हो गया तो ऑडिटर ऐसी लाइन नहीं लिख सकता दैट दीज गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। और दूसरी चीज उसको क्या देखना है कि जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं उसके अंदर सभी डिस्क्लोजर्स है, प्रेजेंटेशन सही से की गई है। उसके अलावा क्या देखेगा कि अगर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में स्टैंडर्ड्स वगैरह से डिपार्चर हुआ है तो उसके बारे में भी डिस्क्लोजर दिया गया है या नहीं। तो अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? तो पहली ये कि जिस फ्रेमवर्क को यूज़ करके ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या फिर ये स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रेजेंट किया गया है वो फ्रेमवर्क कहीं ऐसा फ्रेमवर्क तो नहीं जो एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी उस फ्रेमवर्क से केवल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ऐसा फ्रेमवर्क यूज कर लिया है तो ऑडिटर कभी नहीं कह सकता दैट दिस प्रेजेंट्स इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ये सभी तरह के डिस्क्लोजर्स हैं, इनमें प्रेजेंटेशन एडिकेट है, अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी दिए गए हैं, और उसके अलावा अगर कोई डिपार्चर हो रहा है फ्रेमवर्क से तो वो चीज़ भी डिस्क्लोज की गई है। अब इसके अंदर जो पैराग्राफ है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस,
उसमें दी गई है कुछ बातें जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखनी है। कौन सी बातें हैं? पहला ये कि अगर एक ही ऑडिटर को अप्रोच किया गया है दोनों काम के लिए, कि वही ऑडिट करेगा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और वही करेगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और दोनों पे रिपोर्ट करेगा, तो दोनों ही एंगेजमेंट के लिए हमने सेम ऑडिटर को बोला गया है, तो उसको क्या ध्यान रखना है? उसको दोनों पे अलग अलग रिपोर्ट देनी है। लाइन क्या है? शेल इशू अ सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच एंगेजमेंट। यानी अगर उसको दो एंगेजमेंट के लिए हमने अप्रोच किया है, एक ये कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे, दूसरा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे, तो दोनों के लिए उसे अलग अलग ओपिनियन देना है। इस बात का ध्यान किसको रखना है? ऑडिटर को। और क्या करना है ऑडिटर को? देखो, जब दोनों रिपोर्ट के लिए ऑडिटर को ही बोला है, तो उसकी दोनों रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश हो सकती है एक साथ में। कैसे? अगर ऑडिटर ने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट पे जो रिपोर्ट दी है वो, और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रिपोर्ट दी है वो पब्लिश एक साथ की जा सकती है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों डिफरेंशिएट हो, पता चले कि दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कैसे? उसको ये देखना है ऑडिटर को कि उसने ओपिनियन को डिफरेंशिएट किया है, दोनों ओपिनियन अलग अलग दिए हैं, और ऑडिटर को जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि उसकी दोनों रिपोर्ट्स डिफरेंशिएट हो रही है, तब तक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं देनी। तो इसके अंदर क्या दिया है? अगर क्रक्स की बात करें, तो जब ऑडिटर को ही हम बोलते हैं कि आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट आप कीजिए, उसके अलावा इस स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट भी आप परफॉर्म करके दीजिए, तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पहला ये कि दोनों के लिए अलग अलग ओपिनियन देना है, उनकी रिपोर्ट एक साथ पब्लिश हो सकती है, पर उसको ध्यान रखना है कि दोनों के ओपिनियन डिफरेंशिएट हो, पता चले कि उसने दो अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। और उसको देखना है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसको जब तक रिपोर्ट इशू नहीं करनी स्पेसिफिक एलिमेंट पे या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जब तक वो डिफरेंशिएशन क्लियरली विजिबल ना हो। ठीक है? फिर अगर ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मॉडिफाई कर दिया अपना ओपिनियन, यानी वो सेमी ऑडिटर है, उसने जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दिया तो उसने उसे मॉडिफाई कर दिया, या फिर उसने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया, तो उसको उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। हम बात कर रहे हैं एक ही ऑडिटर रखा गया है दोनों काम के लिए, तो उस ऑडिटर ने जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दिया तो वो मॉडिफाई दे दिया, या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में डाल दिया, तो उसको ये बात तब ध्यान में लानी है जब वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहा हो, उस पे उसका इफेक्ट ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर लिखी है एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है? देखो, सेम ऑडिटर को हमने रखा है दोनों काम के लिए, तो ऑडिटर ने क्या किया? जब उसने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन दिया, तो क्या ऑप्शन होते हैं? या वो क्वालिफाई कर देता है, या एडवर्स दे देता है, या डिस्क्लेमर दे देता है। तो अगर ओपिनियन डिस्क्लेमर है या एडवर्स है, किस पे है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ऑडिटर क्या नहीं कर सकता? तो ऑडिटर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि देखो कंप्लीट सेट के अंदर ही उसका एक हिस्सा है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपने कंप्लीट सेट पे दे दिया एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी भी हाल में अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। ये बात किसने कही है? SA 705 ने। अब देखो, दो केस है। पहला, उसने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसा ओपिनियन दिया है? एडवर्स और डिस्क्लेमर, तब तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, नो चांस। लेकिन उसने उनके ऊपर कंप्लीट सेट के ऊपर एडवर्स या डिस्क्लेमर नहीं दिया, पर मॉडिफाई किया है, तो कौन सा केस हो सकता है? क्वालिफाई किया होगा। तब वो तीन केस, कुछ तीन एक्सेप्शनल जगह है जहां वो हो सकता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते। कैसे समझ आएगा आपको? कंफ्यूज नहीं होना, दो ब्रांचेस अपने दिमाग में बनाओ। पहली ये कि फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर ने दिया डिस्क्लेमर या फिर एडवर्स। दूसरी ब्रांच में कि उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन है लेकिन डिस्क्लेमर या एडवर्स नहीं है, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि क्वालिफाइड होगा। इस केस के अंदर जहां एडवर्स और डिस्क्लेमर है, वहां तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट पे किसी भी हाल में अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। पर इस केस के अंदर जहां ऊपर क्वालिफाइड है, वहां वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। ऐसे तीन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है जहां वो स्पेसिफिक एलिमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। वो क्या क्या? पहला, किसी लॉ या रेगुलेशन ने उसे ऐसा करने से मना नहीं किया। दूसरा, वो दोनों की रिपोर्ट को अलग अलग पब्लिश करने वाला है। कैसे? शुरू में हमने पढ़ा था ना कि रिपोर्ट को एक साथ पब्लिश करना है, पर ये देखना है कि डिफरेंशिएट हो रही है या नहीं, तो इसके अंदर वो पब्लिश ही अलग अलग कर रहा है तो कर सकता है।
और तीसरी चीज़ क्या दी है इसके अंदर? तीसरी चीज़ है कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक माइनर सा हिस्सा है जो मेजर पोर्शन कवर नहीं करता है। तो ठीक है, अब आपने क्या चीज़ लाइन क्या ध्यान रखनी है? ऑडिटर शैल नॉट एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट। कौन से केस में? जब उसने एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट करते हुए उसको क्या क्या ध्यान रखना है? वही दो चीज़ें, एडिकेट डिस्क्लोजर्स हो और मटेरियल आइटम का इफेक्ट दिया गया हो। अब इसके अंदर एक केस और लिखा है। क्या है केस? ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया या फिर कुछ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कुछ लिख दिया, और दूसरी तरफ ऑडिटर को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे हमने ओपिनियन देने के लिए बोला। अब वो एलिमेंट से उस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है मॉडिफिकेशन का, लेकिन फिर भी ऑडिटर जब उस एलिमेंट पे ओपिनियन देगा तब अदर मैटर पैराग्राफ में वो चीज़ लिख सकता है जो उसने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते वक्त मिली है, फॉर चाहे वो एक रिलेटेड हो या ना हो। तो क्या चीज़ है? कंप्लीट सेट की ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से उसने ओपिनियन मॉडिफाई किया या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखा, हालांकि वो चीज़ रिलेटेड नहीं है स्पेसिफिक आइटम से। फिर भी ऑडिटर जब स्पेसिफिक आइटम की रिस्पेक्ट में ओपिनियन देगा तब उस रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ में वो चीज़ लिख देगा। ठीक है, और इसमें लिखा है कि SA 800 और 805 दोनों ही स्टैंडर्ड्स किसी भी अदर ऑडिट स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करते, यानी ये सबसे दबते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा तो ये हमेशा हार जाएंगे, बाकी के स्टैंडर्ड्स जीत जाएंगे। और लास्ट में इसने दिए कुछ एग्जाम्पल्स कि क्या है स्पेसिफिक आइटम या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में भी लिए थे, जैसे मैंने आपको बोला था ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, या फिर हमने किया था सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स रिसीवेबल्स, या फिर इन्वेंट्री, लायबिलिटी फॉर एक्रूड बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट पेंशन, और शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स, यानी हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाई जो एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट है उनके ऊपर हम एश्योरेंस लेना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई शेड्यूल बनवाया जिसके अंदर नेट टेंजिबल एसेट्स मेंशन है उनके ऊपर एश्योरेंस लेना है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट के। तो ये एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर लीजिएगा। अब मैं आपको सारा स्टैंडर्ड जो है उसका कंक्लूजन दे देती हूँ। तो ये स्टैंडर्ड किस पे लगता है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट। और अगर ऑडिटर सेम ही ऑडिटर है जो कंप्लीट सेट की ऑडिट कर रहा है और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट कर रहा है, तो वो एविडेंस जो उसे कंप्लीट की ऑडिट करते वक्त मिले हैं वो इन्हें यहाँ भी यूज़ कर सकता है। मटीरियलिटी लेवल का ध्यान रखना है, दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। उसके अलावा उसको अगर उसने कंप्लीट सेट में एडवर्स या डिस्क्लेमर दे दिया है तो किसी भी हाल में वो स्पेसिफिक एलिमेंट जो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट है उस पर अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। और अगर उसने वहाँ पे एडवर्स या डिस्क्लेमर नहीं दिया है, केवल क्वालिफाइड दिया है, तब वो स्पेसिफिक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दे सकता है। हो सकता है वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दे। वो 3 सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल था। पहला, किसी लॉ रेगुलेशन ने मना नहीं किया था। दूसरा, वो कोई मेजर पोर्शन कवर नहीं कर रहा। तीसरा, वो रिपोर्ट को अलग अलग पब्लिश कर रहा है। उसके अलावा उसको रिपोर्ट देते वक्त क्या ध्यान रखना है? अगर वो एक ही ऑडिटर है जिसको दोनों काम के लिए रखा गया है तो उसको देखना है कि रिपोर्ट अलग, दोनों पे वो अलग अलग ओपिनियन दे। रिपोर्ट को एक साथ पब्लिश कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएट हो दोनों ओपिनियन। तो ये था इसमें ऐसे 805 में काम की बातें। इसके बाद हम कवर करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 810, और अगली वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।